मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चाइना की यात्रा से अमेरिका लौटे हैं। चाइना की यात्रा से लौटते ही दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कुछ होगा, इसे जानने की सरगोशी बढ़ रही है। उत्साह है कि जल्दी ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन इस बीच में रशिया यूक्रेन युद्ध फिर से रीसरफेस हो गया। रीसरफेस इतना बड़ा हुआ कि अब तक इस साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने रूस पर कर दिया, और इतना ही नहीं, बॉर्डर से 500 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर दिया। मॉस्को से भी ऊपर ले जाकर हमला कर दिया। यह बात छोटी नहीं है। बात के गहराई को इस तरह समझिए कि अब तक लगातार यही समझाता जा रहा था कि रशिया पर यूक्रेन हमला नहीं करेगा, यूक्रेन केवल डिफेंस करेगा, यानी कि रूसी हमलों को रोकेगा। लेकिन यूक्रेन ने ना केवल रूस में हमला किया, बल्कि 500 किलोमीटर अंदर तक हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे जाने की खबर तो है, लेकिन उनमें से एक भारतीय भी शामिल है। इसके चलते अब इस खबर के अंदर सार बनने लगा है कि क्या रूस के पास सुरक्षा खत्म हो गई है। आंकड़ों की माने तो 5 लाख से अधिक रूसी सैनिक इस 5वें साल में, जो युद्ध का 5वां साल चल रहा है, इसमें मारे जा चुके हैं। जो जंग में काम आ सकने वाली मेल पॉपुलेशन है, उसकी 3% पॉपुलेशन अब तक समाप्त हो चुकी है। आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि इस बार हुए हमले जो यूक्रेन ने किए हैं, वो S-400 का जो हैंगर है, जहां S-400 रखा है, उस पर भी हमला हो गया। S-400 पर हमला होना भारत के लिए कितना चिंताजनक हो सकता है? क्या रूस में अब पुतिन के खिलाफ, या फिर कहिए यूक्रेन में अब पुतिन का भय खत्म हो गया है? क्या पुतिन की जो सुरक्षा थी अपने डिफेंस सिस्टम की, वो पूरी तरह ढह गई है? क्या रूस ने इस बात का कोई रिटेलिएशन दिया? क्या रशिया यूक्रेन फिर से उसी लेवल पर वापस रीसरफेस हो गया है? इन तमाम बातों पर आज के सेशन में जिक्र होगा। इस बात को समझने का प्रयास होगा कि यूक्रेन ने युद्ध काल में कितना कुछ मोमेंटम गेन कर लिया है, कैसी कैसी मिसाइल्स बना ली हैं जो रूसी सुरक्षा सिस्टम को भेद कर अंदर घुस जा रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और उस शुरुआत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। क्या भारतीय रूस की तरफ से लड़ रहे हैं? भारत सरकार उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेगी या नहीं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, एक भारतीय की मौत की खबर हम भारतीयों के अंदर एक प्रकार की संवेदनशीलता को तो झकझोरती ही है, यह सोचने पर भी विमर्श करती है कि यार, दुनिया में कहीं भी युद्ध हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भारतीय इन्वॉल्व कैसे हो जाता है, क्योंकि दुनिया की लगभग 1/5 आबादी हम लेकर चल रहे हैं। शायद इस वजह से दुनिया में कहीं ना कहीं काम करने भी भारतीय गए हों, और ऐसे में जब काम कर रहे हों तो उनके ऊपर निशाने लग ही जाते होंगे। ये बिल्कुल वैसे परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी का हमने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया। रूस और यूक्रेन की जब तक बात हो तो रशिया का जो भारत में एम्बेसी है, उसका अनाउंसमेंट था कि भारतीयों के जाने पर हमें दुख है। उन्होंने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस व्यक्त करी। हुआ क्या था, रूस के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमला हुआ था यूक्रेन के अंदर, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोदोर इलाके में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को में कुल 12 लोग घायल हुए। तेल रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूर भी शामिल थे। इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पर नौकरी करने गए हुए हैं, मजदूरी करने गए हुए हैं, और कई लोग बिना बताए वहां की सेना में शामिल हो गए हैं। कीव इंडिपेंडेंट की खबर को अगर माने तो यूक्रेन ने मॉस्को में सैन्य और ईंधन से जुड़े हुए अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी, सोलनेचकोगार्स्क, और ये थोड़े से रशियन नाम है, वोलाडार्स्क ईंधन स्टेशन को भी इन्होंने निशाना बनाया है। ये जानकारी कौन दे रहा है? खुद जेलेंस्की जानकारी दे रहे हैं। इसको ये बधाई के रूप में ले रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे एम्फीबियस हेलीकॉप्टर्स, KA-27 हेलीकॉप्टर, कार्गो वेसल जो एनिमेशन ले जा रहा था, सरफेस टू एयर मिसाइल गन सिस्टम, टॉर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इन तमाम चीजों के बारे में इन्होंने कहा कि अदर टारगेट्स हैव बीन हिट। हमारी लॉन्ग रेंज सैंक्शंस जो हैं रशिया की ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, हमने उन्हें भी, इन्होंने ये कहा कि हम लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट से, यानी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर अंदर घुस के मार कर आए। इसको ऐसे समझिए, देखिए, यूक्रेन के पास अब तक डिफेंस की क्षमताएं तो थी कि उस पर हमला हो तो बचे कैसे, लेकिन आगे घुसकर हमला करने की क्षमताएं नहीं थी। यूक्रेन लगातार बाइडेन काल में भी अमेरिका से यही मांगता रहा कि हमें रूस के अंदर घुसकर हमला करने की इजाजत दो, हमें ऐसे मिसाइल सिस्टम दो जो रूस की राजधानी को हिट कर सके, मॉस्को को हिट कर सके। इनके पास ऐसे वेपनरी सिस्टम नहीं थे। इन्होंने खुद, क्योंकि आप सोचिए फरवरी 2022 से जंग चल रही है, फरवरी 2027 आने की बारी हो रही है, 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 4.25 साल से युद्ध चल रहा है। इस बीच में यूक्रेन ने खुद से
अपनी क्षमताएं विकसित की और उसने ड्रोन बनाने में महारत हासिल कर ली। ऐसी महारत कि अब वो रूस के उन खास खास जगहों पर, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे फाइटर जेट खड़े हों, चाहे हेलीकॉप्टर हो, उन्हें बकायदा निशाना बना रहे हैं और सुरक्षा में लगे हुए जो साधन हैं, जैसे चाहे S-400 लगा हुआ है या फिर एरियल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, उनको भेदते हुए हमला करने जा रहा है। जेलेंस्की ने इसे अपनी टीम की काबिलियत बताया और बकायदा वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह, हमने बिल्कुल जो इनकी सुरक्षा, जैसे कई बार कोई ये कह सकता है घुसे थे कहीं भी बम फोड़ के चले गए, बोले नहीं, हमने प्रॉपर तरीके से, इन्होंने खुद वीडियो बना करके कि देखो हमारे ड्रोन जा रहे हैं, ये लोग पकड़ भी नहीं पाए, और इस तरह से हमला कर दिया। रूस क्या बोला? रूस ने कहा हमने 3000 से ज्यादा ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। अगर 3000 से ज्यादा ड्रोन न्यूट्रलाइज किए, उसके बाद भी रूस की राजधानी के अंदर इस तरह से आग की लपटें उठती दिखें, सिविलियंस पर हुए हमले होते दिखें, तो यह दर्शाता है कि यूक्रेन ने निश्चित ही उसकी सुरक्षा जो अभेद समझी जाती थी उसे ढहा दिया है, और ढहा करके ये हाल अब मचा दिए हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये बयान करती हैं कि बिल्कुल मेजर रिहायशी इलाके में इस तरह के हमले होना, आग की लपटें उठना, ये निश्चित ही एक बड़ी कामयाबी है यूक्रेन की, जिसने डिफेंस में रूस को भेदने की क्षमता हासिल कर ली है। केवल एक ही नहीं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कि रिहायशी इलाकों से आए हुए वीडियोस की हैं, तस्वीरों की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहां पर कैसे एक ड्रोन जा रहा है और ये जाकर के, ये पूरा एक बहुत बड़ी रिहायशी इलाका है जहां पे जनता रहती है, आम जन रहते हैं, और उसको जाकर के सीधा हिट करता है। इसका मतलब रूस का कोई भी सायरन, या फिर सायरन तो खैर बज ही रहे हैं हमले जब हो रहे हैं, लेकिन रोकने के लिए जो डिफेंस सिस्टम है वो इस पर काम नहीं कर पाता और सीधा जाकर के इस पर हमला हो जाता है। यह अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण रहा होगा रूस के लिए भी निश्चित ही। यूक्रेन से मॉस्को बॉर्डर एरिया में और उससे भी ऊपर के इलाकों में निशाना बनाना, जो कि ये जगह खिमकी और पोगोरेस्की है, इनके अंदर निशाना बनाना बड़ी हेडलाइन फिलहाल वर्ल्ड के अंदर है। और इस खबर में सबसे बड़ी चर्चा रूस की नहीं, यूक्रेन की है कि उसने ये सब विकसित कैसे कर लिया। विकसित करते करते उसने S-400 रडार सिस्टम के हैंगर को भी फेल मार दिया। आप में से कुछ लोग एक कहानी सोचेंगे कि साहब कुछ दिनों पहले ईरान ने भी तो ऐसे ही किया था। ईरान ने भी तो सऊदी के अंदर खड़े हुए जो ट्रंप के या अमेरिका की जो रडार सिस्टम है उनको फेल मार दिया। गल्फ के अंदर खड़े हुए रडार को, उनका जो डिफेंस सिस्टम है ट्रम्प, उसको निशाना बना लिया। तो क्या ऐसे ही इनके यहां पर, इसका मतलब यह हो रहा है कि इस पूरी दुनिया के लिए ड्रोन अब एक नई चुनौती बन चुका है। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसी समय से ड्रोन की चर्चाएं तेजी से हुई हैं। पिछले 5 साल में युद्ध की पूरी काया पलट कर दी है ड्रोन्स ने। आज ईरान भी अगर अजेय बना हुआ है, अमेरिका तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान पर अगर कब्जा नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलवा पा रहा है, तो उसकी भी काबिलियत में बने हुए शहीद ड्रोन ही हैं। और शहीद ड्रोन भी ईरान पिछले लंबे समय से बना रहा है, यानी कि जिसने ड्रोन को दिमाग में पहले सोच लिया था वो इस युद्ध में एज ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। रूस को ईरान ने कभी अपने शहीद ड्रोन भेजे थे जिससे वो यूक्रेन पर काउंटर स्ट्राइक करने में कामयाब हुआ था। एक समय था जब देशों की तरक्की मानी जाती थी कि उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बना ली, किसी ने बहुत सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। आज ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं ये बहुत ही छोटी सी स्पीड में, सबसोनिक स्पीड में उड़ने वाले ड्रोन्स हैं। बिल्कुल हवाई जहाज, बिल्कुल सस्ते तरीके से चलते हुए, हेलीकॉप्टर स्टाइल में चलते हुए ड्रोन्स हैं। जाकर के कहीं भी जाकर के शहीद हो जाते हैं, जाकर फट जाते हैं। दुनिया के देशों को यह नया अनुभव है और जो ड्रोन तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो युद्ध के अंदर एज लेते हुए चल रहे हैं। यूक्रेन ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ लिया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तुर्की की बायरक्तार जो ड्रोन है, उस बायरक्तार ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को हुई थी शुरुआती दौर में। उसके बाद यूक्रेन ने खुद से अपनी इंजीनियरिंग लगा करके, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में बहुत उन्नत है। आपको पता हो तो भारत के युद्धपोतों में भी जो इंजन बनकर आता है, चाहे हम रशियन मेड युद्धपोत ले रहे हो, इंजन यूक्रेन मेड होता है। तो उनको डिफेंस के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है और उन्होंने इस वॉर टाइम में ऐसे ड्रोन्स को खुद से बना लिया जो आज S-400 रडार सिस्टम के हैंगर को निशाना बना रहा है, ड्रोन कंट्रोल सिस्टम को, डेटा ट्रांसमिशन सेंटर को, और इन सब को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है। इतना ही नहीं,
रूस के जितने भी टेक्नो पार्क हैं जहां पर रूस कुछ इन्वेशन कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत मायने वाली खबर कंसीडर की जा रही है। रूस ने कहा 24 घंटे में हमने 1000 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए और 2 मिसाइलों की बात निकल कर आई। एक फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल थी और एक नेपच्यून एमडी मिसाइल थी। एक्चुअली क्या है कि इस पूरे टाइम में जब से ये वॉर चल रहा है, फ्लेमिंगो नाम से क्रूज मिसाइल वो जो सतह के पैरेलल उड़ती हुई चले, बिल्कुल ड्रोन स्टाइल में उड़ती चले। मतलब जो हाइप अपन कई बार चर्चा करते हैं बैलिस्टिक और क्रूज की। बैलिस्टिक जिसका पाथ जो होता है परवलयाकार होता है, तो क्या है उसको ट्रैक कर लिया जाता है। ऊपर से आते हुए जो डिफेंस में लगे हुए रडार हैं वो पता लगा लेते हैं कि साहब कोई मिसाइल आ रही है। धरती के समानांतर उड़ते हुए अगर कोई मिसाइल जा रही है तो उसका पता कम चल पाता है, ट्रैक नहीं हो पाती। तो इन्होंने वॉर टाइम में ही फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल बनाई जो 3000 किलोमीटर तक जा सकती है। रशिया के लिए चुनौती यह है कि पहले इनके पास 1000 किलोमीटर की भी मिसाइल लेनी थी, अब ये 3-3000 किलोमीटर दूर तक जाने की मिसाइल बना चुके हैं। आप में से कुछ लोग फिर कहेंगे कि सर संभव है कि रूस को, ये यूक्रेन को तकनीकी सहायता यूरोपियन देशों ने और अमेरिकी देशों ने दी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के लाख मांगने पर भी लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दी गई थी। यूक्रेन लगातार अमेरिका से मांगता रहा, हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल बनी बनाई दे दो, टॉम हॉक दे दो, हम हमला कर देंगे। अमेरिका ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि पुतिन की धमकी यह थी कि अगर किसी भी देश ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दी हम पर निशाना लगाने के लिए, तो मैं उस देश को पार्टी मानूंगा, उस देश पर हमला करूंगा। इसके चलते पिछली बार अमेरिका पीछे हट गया था बाइडेन काल में कि भाई हम नहीं दे रहे। लास्ट मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते वो लोग पीछे हट गए थे। तो अब इन्हीं को ही डेवलप करने की मदद दी गई हो सकता है। और परिणाम क्या निकला कि साहब सैटेलाइट नेविगेशन यूज करने वाला, यानी कि ऊपर से देख रहा है कि कहां हमला कर सकते हैं, वो क्रूज मिसाइल इन लोगों ने बना ली। इन्होंने 2026 के अंदर इसका वीडियो लॉन्च किया और आज तो चला ही दिया है। यूक्रेन की दूसरी मिसाइल सिस्टम है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। इसको 2021 में प्रेजेंट किया गया था। यह भी 200 मील तक की लेंथ तक जा सकती है, लेकिन यह अपने साथ वजन काफी ज्यादा ले जाती है। यानी कि एक तरह से तेज चलने वाला ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने 1000 किलोमीटर की रेंज तक किया है। इन्होंने इन दोनों मिसाइलों से अपनी सुरक्षा, रशिया वाले बोल रहे हैं कि हम पर नए प्रयोग हुए और यह मिसाइल हम तक आई। तो मॉस्को के रीजन में ड्रोन्स का आना और नई मिसाइलों का आना यह दर्शाता है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी अभी मरा नहीं है। वो नए नए तरीके ढूंढ करके रूस को चुनौती देने के लिए पूरी तत्परता से आगे बढ़ रहा है। रूस ने क्या कहा? रूस ने अपनी तरफ से जो बातें कहनी है कि यह गलत है, इन्होंने ऐसे किया, हम बदला लेंगे तो बदला लो। लेकिन दिमाग में एक सवाल नहीं आया, और सवाल समझ नहीं आया कि यार अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया। क्योंकि बिना कोई क्वेश्चन के आंसर तो नहीं आते। ये तो आंसर है कि यूक्रेन ने हमला किया। रूस ने ऐसा क्या किया था? तो इसको थोड़ा 7 दिन पहले लेकर चलते हैं। हुआ क्या कि अभी रूस ने 9 तारीख को विक्ट्री डे मनाई थी। अब ये विक्ट्री डे की क्या कहानी है? असल में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो जर्मनी पर विजय प्राप्त करी थी यूएसएसआर ने, सोवियत रूस ने। जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अंदर। तो ऐसे में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजय के उपलक्ष्य में, जैसे आज आप और हम फ्रीडम क्या बोलते हैं इसको, 15 अगस्त के रूप में, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इन देशों को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले देश थे, जो खुद आक्रांता हुआ करते थे, इनको सेलिब्रेट क्या करना है? तो इन्होंने विक्ट्री डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। विक्ट्री डे किस बात की? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम जीते थे। अब अकेले तो आप जीते नहीं थे, अमेरिका साथ था, फ्रांस साथ था, ब्रिटेन साथ था, यूएसएसआर, ये 4 लोग थे। लेकिन इन्होंने सोवियत रूस ने, हमने जर्मनी को हराया था, हम विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेंगे। शुरुआत में विक्ट्री डे जैसी कोई कहानी नहीं थी। 8 मई को सरेंडर था, 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेशन का निर्णय लिया गया। तो 9 मई 1945 के बाद लगभग 20 साल तक कोई विक्ट्री डे वगैरह नहीं मनाया गया। लेकिन धीरे धीरे कैसे सेना को यह बताया जाए कि आप कितने महारथी हो, आपने इतिहास में क्या किया है। असल में ये स्वतंत्रता दिवस जैसी जो चीजें होती है वो मनाई इसलिए जाती है ताकि आपको दिखाया जा सके, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, की आपका इतिहास क्या है, आपकी ताकत क्या है, सो दैट आप आगे के लिए तैयार रहें। हर व्यक्ति को इग्नाइट किया जाता है। आजकल जैसे हमारे देश में बहुत से राज्यों के अंदर सेना के द्वारा सेना परेड आयोजित की जाती है, आर्मी अपनी चीजों को दिखाती है जनता को, जैसे कुछ दिन पहले राजस्थान में हुआ। उसका कारण यह है कि आपको पता तो चले कि हमारे बाहुबल कितना है। तो इस तरह से रूसी लोगों ने सोचा कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है साहब। लेकिन 1991 तक सोवियत रूस में यूक्रेन भी हिस्सा हुआ करता था। यानी 1945 में जो युद्ध जीता, उस युद्ध के अंदर केवल सोवियत रूस में आज का रूस नहीं था, उसमें आज के जितने भी 15 देश बाकी जो सोवियत रूस टूटने पर बने थे, फिर चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये हो, चाहे यूक्रेन हो, मालदोवा हो, ये सब देश शामिल थे। ऐसे में आज इनका क्या स्टेटस है? तो सोवियत रूस से निकलकर बना रूस, या फिर सबसे बड़ा हिस्सा रूस,
वो तो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है, लेकिन कभी उसी का हिस्सा रहा यूक्रेन विक्ट्री डे सेलिब्रेट नहीं करता। वो आज सुरक्षा यूरोप से प्राप्त करता है, क्योंकि आज रूस अगर विक्ट्री डे मनाता है तो रूस पर विजय की, वो सॉरी, जर्मनी पर विजय की बनाता है। लेकिन यूक्रेन अगर रशिया के हमलों से बचा हुआ है तो वो जर्मनी की मदद से बचा हुआ है। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज यूक्रेन पर होने वाले हमलों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब मिलकर हिफाजत कर रहे हैं यूक्रेन की। तो ऐसे में जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम विक्ट्री डे मनाएंगे, तो भाई साहब पुतिन के अनाउंसमेंट के बाद में यूक्रेन ने कहा कि हम यूरोप दिवस मनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, एक तरफ वो कह रहा है हम विक्ट्री डे मनाएंगे, हमने जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी। यूक्रेन बोलता है हम यूरोप दिवस मनाएंगे, क्योंकि क्योंकि हम वो हैं जो यूरोप को हमले से बचाते हैं, यूरोप हमारे साथ खड़ा है। तो जेलेंस्की ने यहां दाव चल दिया। अच्छा, इस बीच हमारे साथ खड़ा है तो जेलेंस्की ने यहां दाव चल दिया। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ? पुतिन ने यह कहा कि जब तक यह काम चलेगा, विक्ट्री डे चलेगी, 9 तारीख और 10 तारीख को हम यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेंगे, सीज फायर है साहब। ट्रंप ने इस बीच में आधी रोटी पे दाल ली। उन्होंने पुतिन को फोन करके कहा कि यार सुनो, मेरे कहने से युद्ध नहीं रोका, सीज फायर तो एक दिन बढ़ा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन और बढ़ा देते हैं। तो 9, 10, 11 3 दिन का युद्ध विराम दे दिया गया साहब। 3 दिन युद्ध विराम, रशिया यूक्रेन युद्ध में। ट्रंप ने इसका भी क्रेडिट खाया कि देखो मेरे कहने से युद्ध विराम हुआ और युद्ध आगे चलकर रुक जाएगा और वही पुरानी बातें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो पुतिन ने बढ़िया, ट्रंप ने बढ़िया मतलब इसकी फुटेज खाई, मेरे कहने से युद्ध विराम हो गया साहब। 3 दिन का युद्ध विराम हुआ। यूक्रेन कहता रहा कि हम विजय दिवस मनाएंगे, हम यूरोप दिवस मनाएंगे। इधर देखिए साहब, ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके अंदर पुतिन बढ़िया विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। विक्ट्री डे सेलिब्रेट के साथ इसका इतिहास उजागर होता है कि पुतिन जब से 2008 से सक्रिय हुए हैं, वो इसको बहुत बड़े स्केल पर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है साहब, भारतीय सेना भी 1-2 बार इसके अंदर शामिल हुई है, मतलब भारतीय सेना का भी पार्टिसिपेशन विक्ट्री डेज में रहा है। अच्छा साहब, अब बात आती है ट्रंप के द्वारा कहे की। इधर जेलेंस्की ने जो खेला चला कि मैं यूरोप के साथ अपने आप को दिखाऊं कि इतिहास में चाहे जो भी रहा हो, आज मैं आप लोगों के साथ हूं। तो यूरोप से सॉलिडेरिटी दिखाते हुए इन्होंने यूरोप दिवस मनाया। ओके, इससे पुतिन खफा हुए कि भैया गजब आदमी हो यार, मतलब हम कह रहे हैं सीज फायर है, सीज फायर करके तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम खामखा पार्टी क्यों बन रहे हो कि हम विक्ट्री मनाएंगे तो हम यूरोप दिवस मनाएंगे। मनाओ बेटा तुम। 11 तारीख को सीज फायर खत्म हुआ। जैसे ही मुहूर्त खत्म हुआ 11 का, 12 में एंट्री होते ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले हो जाते हैं। 200 से अधिक ड्रोन यूक्रेन के ऊपर फेंक दिए जाते हैं। जैसे ही ये खत्म होता है कि लो बेटा, रिहर्सल कर रहे थे, 3 दिन शांति थी, हम तुम पर हमला करते हैं। ये जी साहब, यूक्रेन पर बढ़िया हमला होता है। जेलेंस्की निकल कर आते हैं कि देखो दुनिया वालों, इसको आसान मत समझ लेना, ट्रंप महोदय, यह आदमी 3 दिन का सीज फायर लिया, फिर से हमको मार रहा है। हरकतें तुम कर रहे हो और मार वो रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब क्या होता है बदले में, फिर जब यूक्रेन कहता है हम भी मारेंगे साहब, तो 13 मई को यूक्रेन ने रूस के एनर्जी साइट्स पर हमला कर दिया। रशिया ने फिर 800 ड्रोन 13 तारीख को बदले में फिर यूक्रेन पर चलाए। मतलब 12 तारीख की सीज फायर के बाद में एक दिन तुम मारोगे, एक दिन तुम मारोगे। वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ड्रोन खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है साहब, कुल मिलाकर दोनों के बीच में खूब बढ़िया जंग होती है। इस बीच में 13 मई के दिन रूस ने यूक्रेन में खूब सारे ड्रोन फेंके। उनमें से कुछ ड्रोन क्रीमिया से भी फेंके गए, जो कि कब्जे वाली जगह है, अब रूस के अधीन है, यूक्रेन का हिस्सा हुआ करते थे। ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, किस तरह से ड्रोन इन्होंने दूर दूर तक मारे। जेलेंस्की ने दुनिया को बताया कि देखो दुनिया वालों, हम पर बहुत हमले हुए हैं। ये 12 से 15 के बीच में यूक्रेन के अंदर हुए हमले हैं, इन सब की तस्वीरें देख लो। रूस वालों ने हमको बहुत मारा है साहब, दिखा दिया साहब, बहुत मारा है। और साथ में इनको दिखाकर, अच्छा आप पूछेंगे कि ये मतलब जेलेंस्की थोड़ा मतलब क्या आदमी है, मतलब क्या सोच है इस आदमी की। देखो, जेलेंस्की ना अब धीरे धीरे युद्ध को सरवाइव करना सीख गए हैं। उन्हें यह पता है कि युद्ध फायदे का सौदा है। अब तक दुनिया वालों को लगता था युद्ध फायदे का सौदा है, अमेरिका जैसे लोग फायदा उठाते थे। जेलेंस्की ने उस सोच को अपने अंदर बिठा लिया है कि युद्ध फायदे का सौदा है। आप पूछेंगे ये क्या मतलब है। देखो, जेलेंस्की स्वतंत्र रूप से एक राजनेता, 5 साल तक सत्ता में रहते, 4.5 साल तक तो युद्ध में ही रह लिए। अब इनकी सत्ता एक तरह से कंटिन्यूअस चलने वाली सी हो गई। जब तक युद्ध चलेगा सत्ता चलती रहेगी, चुनाव नहीं हो सकते। दूसरी चीज क्या है, यूक्रेन को युद्ध में मदद के नाम पर, देखो दुनिया वालों को, यूरोप वाले देशों को यूक्रेन ने यह डर बिठा दिया कि हम मर गए अगर, तो अगला निशाना तुम लोग हो, यानी कि यूरोप के देशों पर हमला होगा, रूस का निशाना तुम बनोगे। ऐसे में हमारी रक्षा करो और हमारी रक्षा के लिए पैसा दो।
पैसा जो है ना, बकायदा एक फंड बनाया गया। आज भी यूक्रेन को $4 बिलियन केवल मदद के नाम पर दिया जाता है, जिसको जेलेंस्की की टीम खर्च करती है अपने नाम पर। इसको प्रायोरिटाइजिंग यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट कहा जाता है, PURL लिस्ट कहा जाता है, जिसके तहत नाटो के देश मिलकर के $500 मिलियन पर कंट्री के हिसाब से इसको मदद भेजी जाती है, जिसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स में वही जर्मनी, जिससे सॉलिडरिटी यूक्रेन ने दिखाई, यूरोप दिवस मना के कनाडा, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, पोलैंड जैसे देश शामिल हैं, जो इसको भर भर के पैसा देते हैं कि ये पकड़ो। तो कुल मिलाकर इन भाई साहब के लिए ये पैसा कमाने का बढ़िया सिस्टम है। सत्ता में बने रहना है और बढ़िया रूस से लड़ते रहना है। जेलेंस्की ने बताया कि और पैसे की जरूरत है युद्ध करने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को रोक कर रखा हुआ हूं। ठीक है साहब। इस बीच में साहब पुतिन भी कहां कम थे, उन्होंने एक खेला और खेल दिया। क्या? जब यूएसएसआर टूटा था ना, तो यूक्रेन तो बना ही था, एक देश और बना था जिसका नाम था मोल्दोवा। मोल्दोवा, जैसे आपको मालूम हो तो यूक्रेन का एक हिस्सा, जो पूर्वी हिस्सा था, डोनबास वाला क्षेत्र, जहां पर रूस के खिलाफ लोग, सॉरी, यूक्रेन के खिलाफ लोग रहा करते थे, रूसी समर्थक लोग रहा करते थे, उन्हें पुतिन ने उस समय पर अपनी नागरिकता ऑफर कर दी थी। ऐसे ही मोल्दोवा देश के अंदर एक क्षेत्र है, जैसे ये देश है मोल्दोवा। मोल्दोवा कहां है? तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में छोटू सा देश है, लैंडलॉक कंट्री मोल्दोवा। इस मोल्दोवा नामक देश में एक एरिया है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। इस ट्रांसनिस्ट्रिया नामक जगह पर जो लोग रहते हैं वो रूस समर्थित हैं। अब ऐसे समझो, रूस ने ऑलरेडी लुहांस्क, डोनास्क, जापोर्जिया इन क्षेत्रों में तो कब्जा कर ही रखा है। यहां से बिल्कुल से पैरेलली अगर आप इस तरफ चलते हो तो ये देश भी कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, आज ये स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया करके ये जो जगह है, ये रूसी समर्थित लोग हैं। पुतिन ने क्या खेला किया इस काल में? इन लोगों से कहा कि आप लोगों को मैं रूसी नागरिकता देता हूं। भाई तुम लोग कहां के हो? मोल्दोवा के। कौन नागरिकता दे रहा है? रूस नागरिकता दे रहा है। ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग अब रूसी हुए। आज की कहानी नहीं है, 1991 से यह चल रहा है, ये रूसी समर्थक है। और रूस ने साहब इनको 2022 के यूक्रेन हमले के समय ही तय कर लिया था कि इनका इस्तेमाल करूंगा, और वो कर लिया। मोल्दोवा ने इस बात का विरोध किया। ट्रांसनिस्ट्रिया का पुतिन ने क्यों इस्तेमाल किया? अब एक बॉर्डर वो और खोल लिया इन्होंने कि बेटा तुम हमारे हो, मारो यूक्रेन को। यानी कि मोल्दोवा वाली साइड से देखो, अगर आप मैप को समझ पाए तो ये पूरा पूरा वो साइड है जो यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल हो सकता है। देखो, ऊपर से तो हमले हो ही रहे हैं, साइड से हमले हो ही रहे हैं, अब इस तरफ से हमले और होने लगेंगे। तो यूक्रेन का ये आधा हिस्सा ऐसा हुआ जिसको टारगेट बढ़िया से किया जा सकता है। पुतिन ने ये जैसे खेला किया, तो इसके साथ साथ चर्चा होने लगी कि पुतिन ने 4.5 साल बाद ये क्यों किया, पहले ही कर लेते। तो फिर इसके पीछे कहानी निकल कर आई कि रूस को असल में अब लोगों की जरूरत है। लोग यहां पर खत्म हो रहे हैं। इकोनॉमिस्ट नाम के न्यूज चैनल ने इस बारे में चर्चा करी कि शुरुआत में जब जंग शुरू हुई ना, तो रूस ने खूब गेन किया चीजों को, बढ़िया आगे बढ़े। लेकिन जैसे जैसे 2026 में एंट्री हुई ना, इनका नुकसान होना शुरू हुआ। 2023 की शुरुआत में भी इनका नुकसान काफी हुआ था, उसके बाद इनकी टोटल बढ़त रही थी। लेकिन अब इन्हें जमीन का भी नुकसान हो रहा है और लोगों का भी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो बहुत कम अगर लोग माने जाएं तो 2.25 लाख रूसी नागरिक मारे जा चुके हैं। और अगर बहुत अच्छे से नंबर माने जाए तो 5.25 लाख रूसी सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसी तरह यूक्रेन के लगभग 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना रूस अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसे लोग चाहिए, जैसे उसने नॉर्थ कोरिया से लोग मंगा लिए, ट्रांसनिस्ट्रिया के लोगों को बोल दिया, भारत जैसे जो देश हैं, यहां से लोग अगर विलिंगली जा रहे हैं, बोले आ जाओ हमारे पास सैनिक बन जाओ। बोले ये सारा की सारा खेल अब इस समय रूस खेल रहा है। उसे लोग चाहिए और वो लोगों के लिए ये रास्ता खोल रहा है। फिर से एक सवाल बनेगा, नहीं ये कोई आज की कीमत तो नहीं है जो आज खोल रहा है। क्या हुआ? 15 अप्रैल को अभी ताजा यूक्रेन ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी बदली। यह हेडलाइन बनकर आई। इस वॉर स्ट्रेटेजी के बदलने के बाद यूक्रेन का एज रूस के ऊपर बढ़ने लगा। पुतिन का नुकसान हाल ही में ज्यादा देखा गया। इसी के चलते यूक्रेन और रशिया के वॉर में 3000 ड्रोन का जो हमला है, यह बिल्कुल वैसा है जैसे अभी कुछ दिनों पहले ईरान ने किया इजराइल पर। एक साथ हजारों ड्रोन फेंक दो, कोई तो जाके फटेगा। बिल्कुल उस स्ट्रेटेजी में इन्होंने किया। रूस भले ही डिफेंस खेल रहा हो, लेकिन यूक्रेन की नई स्ट्रेटेजी से निपटने के लिए लोगों की जरूरत है। यह भी एक बड़ा सवाल है जिसको मोल्दोवा से पूरा होते हुए देख रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन में हुए नुकसान की है जो रशिया ने किए थे। बदले की राजनीति इन दोनों के लिए चल
रही है। हाल ही में जब यूक्रेन ने हमला किया तो बदले में रूस के द्वारा भी नाइप्रोजेट करके जो एरिया है इनका, उस क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा हमले किए गए। हमले हमले दोनों तरफ से चल रहे हैं, युद्ध अभी तक चल रहा है, इसमें कुछ भी बल निकल कर नहीं आ रहा। हमारे लिए खबर यह निकल कर आई कि इसमें एक इंडियन मर गया। इंडियन मर गया तो अब तक की आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 18 तक 202 इंडियन रिक्रूट हुए थे रशियन आर्मी के अंदर, उनमें से 26 मारे जा चुके हैं। अब तक आंकड़ा अगर अप्रैल 8 का देखा जाए 2026 में, तो 32 इंडियन यूक्रेन वॉर के अंदर मारे जा चुके हैं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया तुम्हारे युद्ध में भारतीय क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको वापस भेजो। खैर, इन दोनों के जंग में आज का अपडेट यह है कि अमेरिका इस जंग को होता देख और इधर ईरान के साथ उलझा देख खुद को यह समझ रहा है कि सारा किया धरा चाइना का है। चाइना रूस से भी तेल खरीद रहा है, चाइना ईरान से भी तेल खरीद रहा है, और जिनसे तेल चाइना खरीद रहा है वो युद्ध को आगे चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो अमेरिका को केवल चीन पर प्रतिबंध लगाने का ही एक ऑप्शन मिलता है, सैंक्शन लगाए। अब ये बात बोल कौन रहा है? असल में वही वो जो ग्राहम करके इनका सीनेटर है, लिंडसे ग्राहम, जो भारत पर 500% टैरिफ की वकालत किया था, वही आज कहा है कि चाइना को रोको, चाइना युद्ध करा रहा है। चाइना रोकने के नाम पर पुतिन का क्या स्टेटमेंट है? भाई साहब, पुतिन अभी ट्रंप निकल कर आए हैं अमेरिका वहां से, चाइना से, और पुतिन 19-20 तारीख को चाइना जा रहे हैं मित्र से पूछने के लिए कि क्या कह रहा था ट्रंप, जरा बताइए। जब इनकी यात्रा होगी तो हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस केमिस्ट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन सुपर पावर कन्फ्लिक्ट में, चाइना वर्सेस अमेरिका में, चाइना रूस के लिए भी बैकबोन बनकर आया तो ईरान के लिए भी बैकबोन बनकर आया। तो असल में पहले कभी शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका हुआ करता था, आज चाइना वर्सेस अमेरिका है। इनडायरेक्टली चाइना रूस को भी लड़ा रहा है, ईरान को भी लड़ा रहा है, अमेरिका को कमजोर करने के लिए। खैर, अब जो भी होगा वो बताया जाएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।